आजकल सोशल मीडिया पे ना नेटफ्लिक्स की वो हिट सीरीज स्क्विड गेम और 1980s के दशक की एक कोरियाई घटना, इनके बीच कोई कनेक्शन की बात चल रही है। हाँ, मैंने भी देखा। कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं और लोग कह रहे हैं कि शो शायद सच्ची कहानी पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारे पास ना एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है जो इसी दावे को खंगालता है। आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है, इस वायरल दावे के पीछे का सच क्या है और ये ब्रदर्स होम नाम की जगह, इसकी असली कहानी क्या थी। हाँ, और देखो, शुरू करने से पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि ये जो वायरल कनेक्शन है ना, ये असल में सच नहीं है। अच्छा। हाँ, वो जो तस्वीरें फैली वो तो AI से बनी थी, एक तुर्की कलाकार ने बनाई थी, और शो के डायरेक्टर ने भी कभी ब्रदर्स होम का नाम नहीं लिया, मतलब प्रेरणा के तौर पर। तो मतलब ये कनेक्शन तो एकदम मनगढ़ंत है। बिल्कुल। तो इस वायरल गलतफहमी को एक तरफ रखते हैं और उस असली कहानी पर ध्यान देते हैं जो कहीं ज्यादा डरावनी है, ब्रदर्स होम। हाँ, ये कोई काल्पनिक खेल नहीं था, ये एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत थी। इसकी जड़ें जाती हैं 1950 की दशक में, कोरियाई युद्ध के बाद का दक्षिण कोरिया। युद्ध ने देश को तबाह कर दिया था, मतलब गरीबी, बेघर लोग, अनाथ बच्चे, ये सब सड़कों पर थे। और उस वक्त की सरकार इन्हें समाज पर एक धब्बा मानती थी। हाँ बिल्कुल। और इसी सोच के चलते 1960 के दशक से सरकार ने समाज की सफाई के नाम पर इन लोगों को पकड़कर वेलफेयर सेंटर्स में भेजना शुरू कर दिया। और कमाल की बात यह है कि पुलिस को हर बंदे को पकड़ने पर पैसे मिलते थे। हाँ, यही तो। नतीजा क्या हुआ? बिना जांच पड़ताल, बिना किसी ठोस वजह के किसी को भी उठा लिया जाता था। किसी को भी? हाँ, यहाँ तक कि बच्चों को भी। ये भी नहीं देखते थे कि उनके माँ बाप हैं या नहीं। यहीं से मतलब सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो गई थी। समझ गया। और इन सेंटर्स में सबसे बड़ा और सबसे बदनाम था बुसान का ब्रदर्स होम। इसको चलाता था एक आदमी, पार्क इन ग्यून। बाहर से देखने में लगता था कि कोई चैरिटी संस्था है, कल्याण का काम हो रहा है, पर अंदर की जो कहानी है वो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी बताई जाती है। बाप रे। वहाँ पार्क इन ग्यून का अपना कानून चलता था। अंदर जो लोग लाए जाते थे उन्हें ग्रुप्स में, मतलब प्लेटून्स में बांट दिया जाता था, और हर ग्रुप का लीडर भी उन्हीं कैदियों में से एक होता था। अच्छा, ऐसे क्यों? इसके पीछे दो मकसद थे, एक तो खर्चा बचता था और दूसरा कैदियों में फूट डालो और राज करो वाली नीति, ताकि वो कभी एक साथ खड़े ना हो सकें। ये तो बहुत ही शातिर तरीका था कंट्रोल करने का। बिल्कुल। और इस सब का शिकार बने हजारों लोगों में से एक थे चोई स्यूंग वू। सोचिए, सिर्फ 13 साल के थे जब पुलिस ने पकड़ लिया, कह दिया कि तुम अनाथ हो, और ब्रदर्स होम भेज दिया। 13 साल का बच्चा? हाँ, उन्होंने बताया कि पहले ही दिन उनके कपड़े उतरवाकर बर्फीला पानी डाला गया और रात में उनके ग्रुप लीडर ने उनका यौन शोषण किया। हे भगवान! उन्होंने अपनी आंखों से कत्ल होते देखे, लाशें ठिकाने लगाते हुए देखा, और अगर कोई सवाल पूछता था तो उसे पीट पीट कर मार दिया जाता था। वहाँ औरतों, बच्चों, मर्दों, किसी के साथ भी यौन शोषण बहुत आम बात थी। लोगों को भूखा रखते थे, गुलामों की तरह काम करवाते थे। भागने की कोशिशें नहीं होती थी क्या? होती थी, पर सोचो 7 मीटर ऊंची दीवारें थीं और अंदर भी मुखबिर थे। मुखबिर कैदियों में से? हाँ, कम सजा या थोड़े बेहतर बर्ताव के लालच में कुछ कैदी ही दूसरों के भागने के प्लान बता देते थे, तो भागना लगभग नामुमकिन था। ये सब आखिर सामने कैसे आया? 1987 में एक शिकारी ने पुलिस को खबर दी। शिकारी? हाँ, उसने देखा कि पास के पहाड़ पर कुछ गार्ड लकड़ी काट रहे मजदूरों को बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। अच्छा। जांच हुई तो पता चला कि वो मजदूर ब्रदर्स होम के कैदी थे, और ये सब पार्क इन जून के ऑर्डर पे हो रहा था। फिर तो परतें खुलनी शुरू हुई। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई जो वहाँ रह चुके थे। और क्या निकला उसमें? मिलता था वेलफेयर के नाम पर उसका ज्यादातर हिस्सा पार्क की जेब में जा रहा था। और कैदियों पर बहुत कम खर्च होता था, बल्कि बड़ा हिस्सा तो उन्हें नशे में रखकर काबू करने के लिए ड्रग्स पर खर्च होता था। ड्रग्स पर? हाँ, पार्क के ऑफिस से अरबों वॉन की रसीदें मिली, एक टॉर्चर रूम भी मिला। बाप रे। 551 मौतों की पुष्टि हुई जो बाद में बढ़कर 657 हो गई, और इनमें से कम 40 हत्याएं तो पार्क ने खुद की थी। हाँ, मानव तस्करी के सबूत मिले, लाशों को मेडिकल कॉलेजों को बेचने के सबूत मिले। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये एक संगठित अपराध था। इतने भयानक अपराध, और सजा क्या मिली पार्क इन ग्यून को? यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। उस पर मुख्य तौर पर सिर्फ भ्रष्टाचार के हल्के फुल्के आरोप लगे। बस हत्या, टॉर्चर, तस्करी का कुछ नहीं, और सजा हुई महज 2.5 साल की। 2.5 साल? इतने लोगों की मौत के बाद? हाँ, उसने अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजारी, और 2016 में जब असली जांच पूरी हुई उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। मतलब उसे अपने गुनाहों की सजा कभी मिली ही नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। और जो लोग बचकर बाहर निकले उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई।
समाज ने उन्हें अपनाया नहीं, लोग उनसे डरते थे। वो जो भयानक मानसिक सदमा उन्हें लगा था, उसके कारण कई लोग पागलखानों में भर्ती हुए या उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिला। इसीलिए ब्रदर्स होम की तुलना स्क्विड गेम से करना ये उन पीड़ितों की तकलीफ का मजाक उड़ाने जैसा है। बिल्कुल। स्क्विड गेम में जो लोग थे उनके पास फिर भी एक विकल्प था, है ना, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। हाँ? वो लालच या मजबूरी में गए थे। हाँ, एक तरह का चुनाव था। पर ब्रदर्स होम के पीड़ितों के पास तो शुरू से ही कोई विकल्प नहीं था, उन्हें तो बस पकड़ लिया गया था। वो तो एक क्रूर और भ्रष्ट सिस्टम के शिकार थे। उनकी मर्जी के बिना उन्हें पकड़ा गया और उन अमानवीय हालात में रखा गया। तो हमने देखा कि ब्रदर्स होम कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक असल त्रासदी थी। ये दिखाता है कि कैसे समाज की भलाई के पर्दे के पीछे भयानक अत्याचार, यातना और हत्या को अंजाम दिया गया और कैसे इसका मुख्य अपराधी लगभग साफ बच निकला। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब निगरानी और जवाबदेही खत्म हो जाती है तो भलाई के नाम पर बनी संस्थाएं भी कितनी आसानी से वहशीपन का हथियार बन सकती हैं। सही कहा। आज भी ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए किन चेक्स और बैलेंस की जरूरत है ताकि इतिहास खुद को न दोहराए, ये एक बड़ा सवाल है।